हेलो फ्रेंड, आरवी रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पापा, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या कमी है मुनेंद्र में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलियान है उसके पास, 2 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं है। हमारे टक्कर के लोग हैं, उसके पिता ने गुस्से में कहा। पर पापा, आप भी जानते हैं मुनेंद्र 5वीं फेल है, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। हमारा क्या मेल? मंजू ने अपनी बात रखी। मंजू, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं है कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है? जब लड़का इतना कमा खा रहा है, वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे परिवार से है, फिर तुझे बीच में ही बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की बात करेंगे। हम तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। माँ ने सख्त आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की। पर माँ, आप जानते हो ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। मैं आगे बीएड कर टीचर बनना चाहती हूँ। बाहर निकल कर काम करना है, रुपए कमाना है मुझे। मंजू गिड़गिड़ाई। बहुत हो गई पढ़ाई, जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख, अब तू चेत जा। लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल, अब ज़्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। उसके पिता ने अपना फैसला सुना दिया था। हार कर मंजू को शादी की सहमत देनी पड़ी। मुनेंद्र के साथ 7 फेरे लेकर वह उसके घर आ गई। मंजू का मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। उसके पिता गांव के बड़े किसान थे। अब उसे ससुराल भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में ये लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से निश्चित रहता था। सप्ताह के 7 में से 4 दिन उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह किसी न किसी देवता के नाम पर व्रत रखे। व्रत नहीं तो कम से कम नियम से चले, रीत रिवाजों का पालन करे। मंजू को अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रख देने पड़े। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। उसका काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना मात्र था। उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि और उसके सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह गुजरता जा रहा था। बहुत बुझे मन से मंजू अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी जब मंजू ने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए शगुफे शुरू हो गए। सास कभी उसे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले उसे टॉर्चर करते रहे। मंजू समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाए। इस बीच खाली समय में बैठे बैठे उसने फेसबुक पर एक लड़के अंकित से दोस्ती कर ली। अंकित पढ़ा लिखा था और उसकी उम्र का भी था। दोनों बैचमेट थे। उसके साथ मंजू हर तरह की बातें करने लगी। अंकित मंजू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, उसे नई नई बातें बताता। दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर अंकित जानता था कि मंजू विवाहित है, सो वह कभी अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने मंजू को बताया कि वह सिंगापुर अपनी आंटी के पास रहने जा रहा है, उसे वहां जॉब भी मिल जाएगी। इस पर मंजू के मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगा जैसे वह इन सारे झमेलों से दूर किसी और दुनिया में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। उसने अंकित से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ सिंगापुर चल सकती हूँ? पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? अंकित ने पूछा। मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी
भी नहीं, मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है, मंजू ने बिंदास होकर कहा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? अंकित को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत हिम्मत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, मगर सिंगापुर जाना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह तैयार करवाना पड़ेगा। उसमें काफ़ी समय लग जाता है। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो यह काम जल्दी कराने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए सारे कागजात और पैसे लेकर आना पड़ेगा। कुछ औपचारिकता है, उन्हें पूरी करनी होगी, अंकित ने समझाया। ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर वहां पहुंच जाऊंगी। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें ले आऊंगी। तुम मुझे बता दो कब और कहाँ आना है। अगले ही दिन मंजू कॉलेज में सर्टिफिकेट जमा करने और सहेली के घर जाने के बहाने घर से निकली और अंकित के पास पहुंच गई। दोनों ने फटाफट सारे काम किए और मंजू वापस लौट आई। घर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। इस बीच मंजू चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब उसे सबको अलविदा कह कर बहुत दूर निकल जाना था। अंकित ने उसे व्हाट्सएप पर सारे डिटेल्स भेज दिए थे। शाम के 7 बजे की फ्लाइट थी। उसे 2-3 घंटे पहले ही निकलना था। उसने अंकित को फ़ोन कर दिया था। अंकित ठीक 3 बजे गाड़ी लेकर उसके घर के पीछे की तरफ खड़ा हो गया। उस वक्त घर में सब लोग सो रहे थे। मौका देखकर मंजू बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और अंकित के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लाइट में बैठकर उसे एहसास हुआ जैसे आज उसके सपनों को पंख लग गए हैं। आज से उसकी जिंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि खुद उसका हक होगा। वह छूट रही थी इस दुनिया के, कभी भी वापस लौटना नहीं चाहती थी। रास्ते में अंकित जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि मंजू अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। अंकित ने अपनी जेब से कई सारे च्युइंगम निकालकर उसे देते हुए पूछा, तुम्हें च्युइंगम पसंद है? मंजू ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी से छिपकर ढेर सारे च्युइंगम खरीद लाती थी, पर अब भूल जाओ, सिंगापुर में च्युइंगम नहीं खा पाओगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ च्युइंगम खाना बैन है। सफाई को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर सरकार ने साल 1992 में च्युइंगम बैन कर दिया था। अंकित के मुंह से यह बात सुनकर मंजू को हंसी आ गई। चेहरा बनाते हुए बोली, हाय, यह वियोग मैं कैसे सहूंगी, जैसे मैं सहता हूँ। कहते हुए अंकित भी हंस पड़ा। वैसे वहाँ की क्या खासियतें हैं? मंजू ने उत्सुकता से पूछा। वहाँ की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। वहाँ की रातें लाखों टिमटिमाती डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस होती हैं, जैसी रोशनी में नहा रही हूँ। तुम्हें पता है, सिंगापुर हमारे देश के एक छोटे से शहर जितना ही बड़ा है, लेकिन वहाँ की साफ सुथरी सड़कें, शांत हरा भरा वातावरण किसी का भी दिल जीतने के लिए काफ़ी है। वहाँ संस्कृत के अनोखे और विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। वहाँ की शानदार सड़कों और गगनचुंबी इमारतों में एक अलग ही आकर्षण है। सिंगापुर में सड़कों और अन्य स्थलों पर लगे पेड़ों की खास देखभाल की जाती है और उन्हें एक विशेष आकार दिया जाता है। यह बात इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। ग्रेट, पर तुम्हें इतना सब कैसे पता? पहले आ चुके हो लगता है। हाँ, आंटी के यहाँ कई बार आ चुका हूँ। सिंगापुर पहुँचकर अंकित ने उसे अपनी आंटी से मिलवाया। 2-3 दिन दोनों आंटी के पास ही रुके। आंटी ने मंजू को सिंगापुर की लाइफ और वर्क कल्चर के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा, वैसे तो तेरी जितनी शिक्षा है वह कहीं भी गुजर बसर करने के लिए काफ़ी है, पर याद रख तू फिलहाल सिंगापुर में है और वह डिग्री भारत की है, जिसका यहाँ ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। मेरे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वह हाउस होल्ड वर्क का। सिंगापुर में घर संभालने के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। वैसे कपल जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं
उन्हें पीछे से बच्चों और बुजुर्गों को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। यह काम तू आसानी से कर सकेगी। बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकती है। मंजू को यह आइडिया पसंद आया। उसने आंटी की ही एक जान पहचान वाली के यहाँ बच्चे को संभालने का काम शुरू किया। दिन भर पत्नी पत्नी ऑफिस चले जाते थे। पीछे से वह बेबी को संभालने के साथ घर के काम करती। इसके लिए उसे भारतीय रुपयों में 20,000 रुपये मिल रहे थे। खाना पीना भी घर में ही था। ऐसे में वह सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। घर में सब उसे प्यार भी करते थे। बच्चों का ख्याल रखते रखते वह उनसे गहराई में जुड़ती चली गई। अब उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं थे। वह अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। अंकित जैसे सच्चे दोस्त के साथ साथ उसे एक पूरा परिवार मिल गया था। अपनी मालकिन सीमा की सलाह पर मंजू ने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, ताकि उसे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। वह अब सिंगापुर और यहाँ के लोगों से भी काफ़ी हद तक परिचित हो चुकी थी। यहाँ के लोगों की सोच और रहन सहन उसे पसंद आने लगी थी। यहाँ का साफ सुथरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगता। अंकित से भी उसकी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी। अंकित को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह मंजू को आसपास घुमाने के लिए ले जाता। वह मंजू की हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी मंजू को लगता जैसे वह अंकित से प्यार करने लगी है। अंकित की आंखों में भी उसे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में अंकित उससे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में मंजू को बताया, मंजू, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमका कर सच उससे उगलवा लिया कि हम सिंगापुर में हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग आई हो सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वे यहाँ भी पहुँच जाएं, लेकिन उनके लिए सिंगापुर आना इतना आसान तो नहीं, और यदि वे यहाँ आ भी जाते हैं तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में अंकित ने पूछा। ऐसा करो मंजू, तुम मलेशिया निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी को संभालती हैं, मगर अब उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम बेबी संभालने का काम कर लेना। बाद में जब तुम्हारे पति और भाई यहाँ से चले जाएं तो वापस आ जाना। अंकित तुम्हें वहाँ भेजने का प्रबंध कर देगा, सीमा ने समाधान सुझाया। मंजू ने अंकित की तरफ देखा। अंकित ने हामी भरते हुए कहा, डोंट वरी मंजू, मैं तुम्हें सुरक्षित मलेशिया तक पहुंचाऊंगा, मगर वीज़ा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिप कर रहना होगा। हाँ अंकित, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझे पकड़ ले और फिर से उसी नरक में ले जाए जहाँ से बचकर आई हूँ। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू अंकित। ओके, तुम डरो नहीं, इंतज़ाम करता हूँ, कहकर अंकित चला गया और मंजू उसे जाता देखती रही। फिर वह सीमा के गले लग गई। सीमा बड़ी बहन की तरह प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन मंजू कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि उसे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। वह इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसे भाई के साथ अपना पति मुनेंद्र भी नजर आ गया। मंजू वहीं ठहर गई। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को उसकी झलक भी मिले। उसका पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो वह दुपट्टे से चेहरा ढककर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी।
उसे बहुत डर लग रहा था। वह समझ गई थी कि उसका भाई और पति उसकी तलाश में सिंगापुर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ उसका बचना मुश्किल है। घर आकर उसने सारी बात सीमा और अंकित को बताई। जाहिर था कि अब मंजू का सिंगापुर में रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक अंकित ने मंजू की वीजा का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन ही उसके जाने का प्रबंध कर दिया गया। अपना सामान पैक करते हुए मंजू सीमा के गले लगकर देर तक रोती रही। बच्चे भी मंजू को छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोटी परी ने तो उसे कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। मंजू का दिल भर आया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अंकित के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी वही सोच रही थी कि एक अनजान देश में अनजानों के बीच उसे अपने परिवार से कहीं ज़्यादा प्यार मिला। यही नहीं, अंकित जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ ना होते हुए भी उसके लिए इतनी भाग दौड़ करता रहता है, उसे सुरक्षा देता है, उसकी परवाह करता है। काश अंकित हमेशा के लिए उसका बन जाता। इसी तरह हमेशा उसके बढ़ते कदमों को हौसला और सबल देता। मंजू ने इन्हीं भावों के साथ अंकित की तरफ देखा। अंकित की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। अंकित ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना मंजू। देखो तुम भी बच के रहना, कहीं वे तुम्हें देख न ले। मंजू ने भी चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं, आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। मैं दिन में वैसे भी घर में ही रहता हूँ, सो पकड़ में नहीं आने वाला। अगर वे मुझे खोजते हुए घर तक भी आ गए तो मैं यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ आई जरूर थी, मगर अब कहाँ हो यह खबर नहीं है। तुम घबराओ नहीं, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। मलेशिया की फ्लाइट में बैठी हुई मंजू का दिल अभी भी अंकित को याद कर रहा था। शायद वह अंकित से दूर जाना नहीं चाहती थी। वह एक नए सफ़र की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पा लेने की चाहत थी।